सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़। ठीक है, टॉप 100 एमसीक्यूज़ जो किसके रिलेटेड होंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड होंगे, जो आपको लास्ट यूनिट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्लास आपके JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखना है। इससे पहले वाले सेशन अगर नहीं देखे हुए वो भी जाके देख लेना, काम आएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना। डेली क्विज क्वेश्चन के लिए, अपडेट के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which article of Indian Constitution directs the state to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG, आर्टिकल 32। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो डायरेक्ट्स करता है स्टेट को कि प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है एनवायरनमेंट को एंड सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A की जब बात की जाती है, ये हमारे पास एक क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल आता है। पहला पॉइंट तो आपको ये नोट करना है। और इसमें दिया गया है कि स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट, कि स्टेट क्या करेगी, मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। प्रोटेक्ट भी करेगी और इम्प्रूव भी करेगी इन्वायरमेंट को और सेफ गार्ड करेगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स अंडर आर्टिकल 51AG। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन सिटीजन की अंडर आर्टिकल 51AG। क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर, याद रखना, सी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। देखिए, जो आर्टिकल 51AG है, इसकी जब बात होती है, इसके बारे में आपको क्या नोट करना है, फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या ये हमारे पास एक फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51AG की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल ड्यूटी के साथ साथ इसमें दिया गया कि एवरी सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और शो करना है कंपैशन को लिविंग क्रिएचर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी साथ दी गई है। अगर आपको पढ़ना हुआ तो आप पेड सब्सक्रिप्शन में इसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये क्वेश्चन आपको ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पे पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ऑप्शन में दिया गया इट रिपील्ड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, इट क्लासिफाइज फॉरेस्ट इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, इट वाज इनेक्टेड प्राइमरली टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सपेंड द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर फॉरेस्ट। Which of the above statement is are correct? First and second only, second and third only, first and third only, first, second and third। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया, इट रीपील्ड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। इसने रीपील्ड किया था किसको, याद रख लेना, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 को। इट क्लासिफाइज फॉरेस्ट इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इट वाज इनेक्टेड प्राइमरली टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सपेंड द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, ये गलत है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की जब बात होती है ना, तो आप याद रख लेना, ये क्लासीफाई करता है फॉरेस्ट को रिजर्व्ड, विलेज, प्रोटेक्टेड में, और ये रेगुलेटेड करता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ट्रांजिट्स एंड राइट्स को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे प्रोविजन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पे पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स पेनल्टीज सच एज फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ फॉरेस्ट रूल्स, इट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट transit of forest produce. The act cannot be amended or adapted by states as it is a central legislation. Which of the statement is given above is are correct? First and second only, second and third only,
फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए। सर द एक्ट प्रोवाइड्स पेनल्टीज, ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है पेनल्टीज को, जिसमें फाइन्स आते हैं, इम्प्रिजनमेंट होती है फॉर कंट्रावेंशन ऑफ फॉरेस्ट रूल्स के लिए, ठीक है। और ये इम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये रेगुलेट करना है ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, द एक्ट कैन नॉट बी अमेंडेड और अडेप्टेड बाई स्टेट्स एज इट इज़ ए सेंट्रल लेजिस्लेशन। देखें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी देखा, पेनल्टीज फॉर वायोलेशन इंक्लूडेड है इसमें, स्टेट्स इम्पावर्स टू रेगुलेट ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है, लेकिन स्टेट्स कैन अमेंड अडेप्ट प्रोविजंस टू सूट लोकल नीड्स। तो ये यहाँ पे जो दिया गया था थर्ड स्टेटमेंट, द एक्ट कैन नॉट बी अमेंडेड और अडेप्टेड बाय स्टेट एज इट इज़ ए सेंट्रल लेजिस्लेशन, ये गलत है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं 1927 को जो है 1927 का जो है इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से और रिवाइज भी करना है, ठीक है, रिवाइज भी करना है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाज इनेक्टेड टू, ये क्यों इनेक्टेड किए गए थे? एबॉलिश प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्राइबल कम्युनिटीज, प्रमोट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। क्या आंसर रहेगा? जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, ये इनेक्टेड किस लिए किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, कि इनमें से कौन सी एक कैटेगरी नहीं है, नॉट अ कैटेगरी। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑफ फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट। देखिए जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कम्युनिटी फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए रिजर्व फॉरेस्ट भी कैटेगरी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, विलेज फॉरेस्ट भी है, कम्युनिटी फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये कैटेगरी नहीं है फॉरेस्ट के अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर, तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, कि किसके पास पावर है रेगुलेट करने की ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि ये रेगुलेट कर सकता है ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया 8, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 रिप्लेस्ड विच अर्लियर लेजिस्लेशन, कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसने रिप्लेस्ड कौन सी अर्लियर लेजिस्लेशन को किया है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1906, इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1911। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। जैसे कि शुरू मैंने आपको बताया था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ने रिप्लेस किया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को आप ज़रूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, के जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट रहता है ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? मार्च, जून, अक्टूबर, दिसंबर। क्या आंसर रहेगा? देखिए जब बात होती है इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मार्च, ऑप्शन नंबर ए। और 21 मार्च को ये हमारे पास याद रखना ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ने इसको पास किया था नवंबर 28, 2012 में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च को ग्लोबली, 21 मार्च को ये ग्लोबली याद रख लेना हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका एम क्या रहता है? एम भी आप नोट कर सकते हैं, ग्लोबल अवेयरनेस, ठीक है, ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट किसके बारे में? अबाउट फॉरेस्ट रोल, फॉरेस्ट रोल इन क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका मेन एम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। और 21 मार्च याद रख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है,
एज पर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू कंस्टिट्यूट एन। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है कि एज पर सेक्शन जो 3 है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की, इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास पावर है कि ये कंस्टिट्यूट कर सकता है एक बोर्ड को, कमेटी को, या फिर एडवाइजरी या पैनल को। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है एडवाइजरी, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की जब बात होती है, ठीक है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास जो सेक्शन 3 है ना, इसमें क्या दिया गया है? एडवाइजरी कमेटी के बारे में दिया गया है। एडवाइजरी कमेटी के बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर सकता है एक एडवाइजरी कमेटी टू एवेलुएट करने के लिए प्रपोजल्स को एंड एडवाइस को ऑन फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन पे। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स 2021 टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आपको यहाँ पे बताना है प्रपोज्ड अमेंडमेंट 2021 के बारे में टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के लिए। सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन फॉर अंडरग्राउंड ऑयल एंड नेचुरल गैस विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। रेलवे लैंड एक्विजिशन इज exempted from FCA provisions subject to compensatory afforestation. State government can lease forest land for commercial purposes without central government approval. Which of the above is are correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, सेकंड, ऑल, नन। देखिए ये सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन फॉर अंडरग्राउंड ऑयल एंड नेचुरल गैस विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, ये भी इसके बारे में सही है। रेलवे लैंड एक्विजिशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम FCA प्रोविजंस, ये वाला भी सही है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये लीज कर सकती है फॉरेस्ट लैंड को कमर्शियल पर्पसेज के लिए विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो यहाँ पे ऑल ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू सेक्शन 2 एग्जाम्स प्लांटेशन ऑफ विच स्पीशीज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पज। यहाँ पे क्या रहेगा आंसर? जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था इसमें जो सेक्शन 2 थी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पाम, ऑप्शन नंबर बी। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू सेक्शन 2 एग्जाम्स प्लांटेशन ऑफ पाम स्पीशीज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पज। ठीक है, बम्बू टीक साल आते हैं, लेकिन जो पाम है ना इसमें हमारे पास जो सेक्शन 2 है हमारे पास इसमें एग्जाम्स किया गया है प्लांटेशन ऑफ पाम स्पीशीज को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 सेट ए टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल लैंड अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर। कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, इसमें सेट किया गया था टारगेट किसका? ब्रिंगिंग करने का। कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल लैंड अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर, ये पूछा गया है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 33%। ठीक है, टारगेट इसमें 33% था नेशनल फॉरेस्ट ट्री कवर की अगर हम बात करते हैं, और 60% इसमें माउंटेन्स में था। ठीक है, और यहीं पे 20% इसमें प्लेन्स में था। ठीक है, प्लेन्स में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू द 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी द रिक्वायर्ड फॉरेस्ट कवर इन मॉन्टेनियस रीजन वाज। कि जो हमारे पास 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी है इसमें जो रिक्वायर्ड फॉरेस्ट कवर है मॉन्टेनियस रीजन में ये कितना है? यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है 60%। अकॉर्डिंग टू द 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी द रिक्वायर्ड फॉरेस्ट कवर इन मॉन्टेनियस रीजन वाज 60%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फंक्शनल कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। कि इनमें से कौन सी एक फंक्शनल कैटेगरी नहीं है फॉरेस्ट की अंडर द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 प्रोटेक्शन नेशनल कम्युनिटी विलेज? क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कम्युनिटी वाज नॉट ए फंक्शनल कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 प्रोटेक्शन नेशनल विलेज, ये हमारे पास इसमें कैटेगरी आती है, कम्युनिटी नहीं है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952
एम्फिसाइज कंट्रोलिंग विच प्रैक्टिस टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, ये एम्फिसाइज करती है, कंट्रोलिंग करती है कौन सी प्रैक्टिस को, सेफ गार्ड करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेजिंग, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ग्रेजिंग। ठीक है, द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 एम्फिसाइज कंट्रोलिंग ग्रेजिंग प्रैक्टिस टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 को आप पढ़ लेना, जिसमें टारगेट था 33% ऑफ नेशनल फॉरेस्ट्री कवर्स, जिसमें मैंने आपको बोला 60% माउंटेन्स में और 20% प्लेन्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लाई गई थी, जैसे कि टिम्बर सप्लाई फॉर डेवलपमेंट प्लस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ग्रेजिंग कंट्रोल, एफोरेस्टेशन, ये चीज़ें इसमें देखी जा रही थी, ये चीज़ें इसमें लाई गई थी कि इन पे ज़्यादातर फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। आपको यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के बारे में सही आंसर चूज़ करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज इनेक्टेड टू रिवाइज एंड अपडेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। It emphasized people participation in forest protection and development. A direct outcome of this policy was the launch of the Joint Forest Management (JFM) program 1990. The first experiment of joint forest management was initiated in West Bengal. Which of the above statements are correct? Very very important question. Very important क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर, सारे पॉइंट इसके बारे में सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है, इट वाज इनेक्टेड टू रिवाइज एंड अपडेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि ये इनेक्टेड किया गया था रिवाइज करने के लिए और अपडेट करने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 को। इट एम्फिसाइज्ड पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट प्रोडक्शन, ये एम्फिसाइज करता है पीपल, लोगों की पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट प्रोडक्शन में एंड डेवलपमेंट में। डायरेक्ट आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी वाज द लॉन्च ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम इन 1990। ठीक है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, ये इनिशिएटेड किया गया था वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, सारे पॉइंट इसके बारे में आप नोट कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, इट वाज इंडियाज फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर फॉरेस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या ये इंडिया का पहला कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क था फॉरेस्ट्री के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट सेट्स ए टारगेट ऑफ 33% फॉरेस्ट कवर इन प्लेन्स एंड 60% इन माउंटेनियस एरिया। इट एम्फिसाइज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू प्रोटेक्शन, ये एम्फिसाइज करता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन नेशनल, विलेज एंड ट्री लैंड्स में। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इट वाज इंडियाज फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर फॉरेस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही। ये सेट करता है टारगेट 33% फॉरेस्ट कवर का प्लेन्स में एंड 60% माउंटेनियस एरिया में, बिल्कुल सही। ये एम्फिसाइज करता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट को इनटू प्रोटेक्शन नेशनल, विलेज एंड ट्री लैंड्स में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, with reference to the objective of national forest policy 1952 consider the following statement. It sought to balance development needs with conservation through sustainable use of forest resources। क्या ये सॉर्ट करता है बैलेंस डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट नीड्स को कंजर्वेशन के साथ, इसके जरिए सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इट एम्फिसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड पब्लिक वेलफेयर, ये एम्फिसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भी और पब्लिक वेलफेयर को भी। इट एम्ड प्राइमरली एट, इसका एम प्राइमरली किस पे है, प्रमोटिंग करना है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ फॉरेस्ट को एंड इग्नोरिंग करना है इकोलॉजिकल कंसर्न को। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नॉट टू बैलेंस डेवलपमेंट नीड्स विद कंजर्वेशन थ्रू सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। इट एम्फिसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड पब्लिक वेलफेयर, ये भी सही है। तीसरा गलत है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के बारे में पूछा गया था। ठीक है,
तो जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इनको अच्छे से देख लेना। फिर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 सेट ए गोल ऑफ ब्रिंगिंग हाउ मच ऑफ इंडियाज लैंड अंडर फॉरेस्ट आर ट्री कवर्स। कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इंडिया की 1952 की, इसका गोल है, ठीक है ना, ब्रिंगिंग करना है हाउ मच ऑफ इंडियाज लैंड अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर्स। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है 33%। अभी हमने देखा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी फॉरेस्ट कवर्स शुड बी, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? 60% इन मॉन्टेनियस रीजन, 20% इन प्लेन्स, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। 60% इन मॉन्टेनियस रीजन किसके अकॉर्डिंग? 1952 पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर शुड बी 60% होने चाहिए मॉन्टेनियस रीजन में और 20% होने चाहिए प्लेन्स में। तो सही है, सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 एम्फिसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए गए हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ओनली कमर्शियल प्लांटेशंस। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ लैंड कम्युनिटीज। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की एम्फिसाइज करती है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज को। ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम एन आउटकम ऑफ द 1988 पॉलिसी वाज फर्स्ट स्टार्टेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन। ये कहाँ पे सबसे पहले एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम की बात हो रही है। ये आउटकम था किसका? 1988 पॉलिसी का। पहले कहाँ पे ये शुरू किया गया था? वेस्ट बंगाल में। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है द ग्रीन इंडिया मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर एज ए पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। क्या आंसर आएगा? 2010, 2012, 2014, 2016। कि जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये लॉन्च किया गया था कौन से साल? एज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तौर पे। बताएं क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 2014, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 2014 सही आंसर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था ग्रीन इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो 2014 इसका सही आंसर है। ये किसका पार्ट था? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट था। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। कि इसका हमारे पास प्राइमरी टारगेट क्या था ग्रीन इंडिया मिशन का? फॉरेस्ट के रिगार्डिंग और ट्री कवर के रिगार्डिंग। इंक्रीज बाय 2 मिलियन हेक्टर्स, इंक्रीज बाय 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन। क्या आंसर रहेगा? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंक्रीज बाय 5 मिलियन हेक्टर्स। तो प्राइमरी टारगेट जो था ग्रीन इंडिया मिशन का, किसका? ग्रीन इंडिया मिशन का रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के लिए यह था इंक्रीज करना 5 मिलियन हेक्टर्स को, ठीक है। तो प्राइमरी टारगेट ग्रीन इंडिया मिशन का रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के लिए कितना था? 5 मिलियन हेक्टर्स इसको इंक्रीज करना था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन इज टू। कि हमारे पास एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन इंडिया मिशन का? ऑप्शन दिए गए हैं प्रोमोट ऑनली इंडस्ट्रियल प्लांटेशंस, प्राइवेटाइज फॉरेस्ट लैंड्स, इनहांस इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, या फिर स्टॉप करना है ऑल ग्रेजिंग को फॉरेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए जब बात करते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव की ग्रीन इंडिया मिशन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन्हांस करना था इकोसिस्टम सर्विसेज को लाइक बायोडाइवर्सिटी को एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन में पूछा गया था इंप्लीमेंटेशन ऑफ GIM इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। कि हमारे पास जो ग्रीन इंडिया मिशन था इसका जो इंप्लीमेंटेशन हुआ, तो इंप्लीमेंटेशन जो रहा ग्रीन इंडिया मिशन का इन्वॉल्व करता है कौन सी बॉडीज को? स्टेट मिशन, डायरेक्टरेट्स, FDA, ग्राम सभा, ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनली एनजीओस, ऑनली पंचायत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है स्टेट मिशन, डायरेक्टरेट्स, FDA, ग्राम सभा। तो ये सारी की सारी बॉडीज में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। ग्रीन इंडिया मिशन को भी आप पढ़ लेना, ग्रीन इंडिया मिशन 2014 को। नंबर 28 में पूछा गया है द नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विच बॉडी अंडर MOEFCC। अब ये क्या है? याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नोट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम NAP वाज इम्प्लीमेंटेड बाय विच बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा NAEB। NAEB क्या है, नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये सेटअप किया गया था 1992 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। प्रमोट करने के लिए किसको, एफोरेस्टेशन को, इको रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, और इसमें क्या करना था, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट लाना था विद पीपल पार्टिसिपेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम NAP वाज इंडस्ट्री, रेस्टोरेशन, माइनिंग, अर्बन। क्या आंसर रहेगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है रेस्टोरेशन। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम का NAP का, ये क्या था, रेस्टोरेशन करना। व्हाट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डिड द NAP अडॉप्ट, कौन सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है NAP ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम ने, सेंट्रल, 3 टायर, NGOs, म्यूनिसिपल। इस क्वेश्चन का आंसर है 3 टायर। तो ये पॉइंट आप नोट करना, 3 टायर जो है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे पास अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर पूछा गया नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम वाज मर्ज्ड विद विच मिशन, इसको मर्ज कर दिया गया था कौन से मिशन के साथ, बायोडाइवर्सिटी, क्लीन, ग्रीन, एग्रीकल्चर। सिंपल है, ग्रीन मिशन के साथ इसको क्या कर दिया गया था, बाद में मर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम वाज मर्ज्ड विद ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 30 देखा ना, 30, व्हाट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डिड द NAP अडॉप्ट। यहाँ पे 3 टायर है ना, इसमें 3 में कौन कौन से आते हैं ये आप नोट कर सकते हैं। एक तो SFDA, SFDA क्या है, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है, स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसी, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। दूसरा है FDA, FDA है फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे। और तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारे पास है JFMC, यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, मैनेजमेंट कमेटी। पहला क्या बताया मैंने, पहला स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, दूसरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, तीसरा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। तो ये 3 टायर ही था। ठीक है, इसने 3 टायर याद रखना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था किसने, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम ने। अब आपसे ना क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 provides for the establishment of national and state funds to utilize money collected for diverting forest lands for non-forest purposes. Which authority manage these funds? क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट है 2016 का, ये प्रोवाइड्स करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट फंड को क्या यूटिलाइज करने के लिए, मनी कलेक्टेड किस लिए, डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड्स के लिए या और नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज के लिए। CPCB, कैंपा, NAEB, MOEFCC क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कैंपा। अब ये कैंपा क्या है, देखिए जब बात होती है कैंपा के बारे में तो आप नोट कर लेना, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट। कैंपा क्या है, नोट करो, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट। ठीक है, जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट है 2016 का, ये प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट फंड टू यूटिलाइज करने के लिए मनी कलेक्टेड फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज। तो कौन सी अथॉरिटीज़ को मैनेज करती है, कैंपा ही करती है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लेना, हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछा जाए। 33 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज, ये ना 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपेंड अर्बन डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, किसको बचाना है, वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को और प्लांट्स को। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे ना क्वेश्चन में पूछा गया, विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लिस्ट स्पीशीज कंसीडर्ड
vermin that can be hunted. Schedule first, schedule second, schedule fourth, schedule fifth. सिंपली क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो लिस्ट करता है स्पीशीज को जो कंसिडर किए जाती हैं वर्मिन दैट कैन बी हंटेड। वर्मिन का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स आर बर्ड्स कंसिडर्ड हार्मफुल टू क्रॉप्स, जो हार्मफुल रहते हैं क्रॉप्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एंड कैन देयर फॉर बी हंटेड आर किल्ड इलीगली। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है शेड्यूल 5। Schedule 5 of the Wildlife Protection Act 1972 lists species considered vermin that can be hunted. Option number D is the correct answer. Question number 35 में पूछा गया है India became a party to which international treaty through the Wildlife Protection Act 1972? है इंडिया became a party to which international treaty के इंडिया जो है ये एक पार्टी बना था कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ? थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए। क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट, साइट्स। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है साइट्स। ठीक है, साइटस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब ये साइटस क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। साइटस का फुल एब्रीविएशन है कन्वेंशन, नोट कर लेना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो अडॉप्टेड किया गया था 1973 में और ये फोर्स में आया था 1975 में, इंश्योर करने के लिए दैट द इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन्स देयर सर्वाइवल। तो इंडिया बिकेम ए पार्टी इन 1976। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिया बिकेम ए पार्टी टू विच इंटरनेशनल ट्रीटी थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो साइटस इसका सही आंसर है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 वाज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट विच इंटरनेशनल कन्वेंशन। के जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, ये इनेक्टेड किया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन को? रामसर कन्वेंशन, UNFCCC कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, साइटस। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, प्रमोशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज। क्या आंसर रहेगा जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रमोशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज। ये एक ऑब्जेक्टिव नहीं था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी था और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स भी था। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है इन विच ईयर डिड इंडिया रेटिफाई द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD लीडिंग टू द इनेक्टमेंट ऑफ द 2002 एक्ट? 1990, 1992, 1995, 2000। क्या आंसर रहेगा? सिंपली पूछा गया कि कौन से साल इंडिया ने रेटिफाई किया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, यानी कि CBD को, जो लीडिंग करता है इनेक्टमेंट ऑफ 2002 एक्ट को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 1992। ठीक है, इन 1992 इंडिया रेटिफाई द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लीडिंग टू द इनेक्टमेंट ऑफ 2002 एक्ट। ऑप्शन नंबर याद रख लेना, 20 का सही आंसर है। एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन 1973 वाज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट। ऑप्शन क्या दिए गए? इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स, प्रमोटिंग कमर्शियल यूज ऑफ टाइगर रिजर्व्स, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट एरियाज, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन स्पीशीज फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। के जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये लॉन्च किया गया था 1973 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका एम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा, इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट्स। ये इसका हमारे पास क्या था? एम था। क्या हमें क्या करना है? टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाना है और इनकी हैबिटेट यानी जो इनके रहने की जगह है इनको भी प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है हु काइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी इन 1985। किसने काइंड की थी टर्म बायोडाइवर्सिटी 1985 में? E.O. विल्सन, वाल्टर जी रोसन, थॉमस लवजॉय,
चार्ल्स एल्टन, ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है वाल्टर जी रोसन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को किसने काइंड किया? वाल्टर जी रोसन ने। कब किया? 1985 में। हमारे पास 40 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपने मैक्सिमम 35 प्लस के आंसर सही दिए होंगे। जब वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपने एनालाइज करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाल्टर जी रोसन। बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपका 25 मार्क्स का इंग्लिश पोर्शन कवर हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड ज्योग्राफी 25 मार्क्स की कवर हो जाएगी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे, और इसमें आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएंगे। OMR बेस्ड मॉक टेस्ट रहेंगे और इसमें सारी सेक्शंस कवर्ड होंगे, यानी कि मैथ वगैरह जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है ये सब इसमें कवर होगा। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जाम ओरिएंटेड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मॉक टेस्ट रहेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, और इसमें आपको टोटल फ़ी 299 रुपये पड़ेगी। ठीक है, ये आपके लिए ऑफर है 2 डेज़ के लिए, बाद में ये फ़ी बढ़ भी सकती है। नंबर है 8492886188, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं अगर आपको हमारे साथ मिलके तैयारी करनी है। फर्स्ट से आपके फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपडेट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते रहते, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। में पूछा गया है वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, कि हमारे पास वर्ल्ड वाटर डे हर साल कौन सी डेट को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन दिए गए मार्च 15, मार्च 20, मार्च 22, मार्च 25। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 22, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। UN ने डेजिग्नेटेड किया था, किसने? UN ने डेजिग्नेटेड किया था वर्ल्ड वाटर डे को। वर्ल्ड वाटर डे एम्स टू हाईलाइट द importance of fresh water, importance of fresh water and advocate for sustainable management of water resources, और ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे आल्सो नोन एज अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन दिए गए अप्रैल 18, अप्रैल 20, अप्रैल 22, अप्रैल 25। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रैल 22, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया गया था 1970 में इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑन अप्रैल 22, अप्रैल 22। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज मार्क्ड ऑन विच डेट एनुअली। ऑप्शन दिए गए मई 10, मई 15, मई 22, मई 30। कि जो हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है मई 22, मई 22 इसका सही आंसर है। ठीक है, UN ने ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़, और ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 22 मई, 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 22 मई को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इनमें से कौन सी एग्जांपल है इन सीटू कंजर्वेशन की? किसकी? इन सीटू कंजर्वेशन की। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं जू, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन की, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है प्रोटेक्टिंग स्पीशीज को इन देयर नेचुरल हैबिटेट में। किसमें? नेचुरल हैबिटेट में। और इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स नेशनल पार्क रहती है। नेशनल पार्क पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी की एग्जांपल है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया एक्स सीटू कंजर्वेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स,
कि एक्स सिटू कंजर्वेशन किसको प्राइमरली इन्वॉल्व करती है। ऑप्शन दिए गए प्रोटेक्टिंग स्पीशीज विद इन देयर इकोसिस्टम, प्रिजर्विंग हैबिटेट्स ऑन ए लार्ज स्केल, अलोइंग नेचुरल स्पीशीज मोबिलिटी, जूज, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जीन बैंक। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? देखें इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जूज की, यहीं पे अगर हम बात करें बोटेनिकल गार्डन की, किसकी? बोटेनिकल गार्डन्स की। यहीं पे अगर हम जीन बैंक की बात करें, जीन बैंक की, तो ये किसकी एग्जांपल है? ये हमारे पास एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है। एक्स सिटू कंजर्वेशन की जब भी बात होती है तो आपको क्या याद रखना है? एक्स सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रिजर्वेशन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, जिसमें हमारे पास जू की बात करें, बोटेनिकल गार्डन की बात करें, ठीक है, सीड बैंक की बात करें या जीन बैंक की बात करें, ये सारी एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, ए की एडवांटेज ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इज दैट। ऑप्शन दिए गए यूजेस स्मॉलर एरियाज फॉर प्रिजर्वेशन, रिलाइज ऑनली ऑन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स, फोकसेस ऑनली ऑन ए फ्यू एंडेंजर्ड स्पीशीज, मेंटेन्स ऑल इकोसिस्टम एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेंटेन होल इकोसिस्टम एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये की एडवांटेज रहता है इन सिटू कंजर्वेशन का। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? ये मेंटेन्स रखता है होल इकोसिस्टम को एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को। इन सिटू कंजर्वेशन की बात करें, मेंटेन्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल स्पीशीज बट द इंटायर इकोसिस्टम। ये पूरे इंटायर इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, और ये अलोइंग करता है नेचुरल इंट्रैक्शंस, एवोल्यूशन को एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंटिन्यू होने में। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया आपसे, विच आर द फॉलोइंग कंजर्वेशन मेथड स्टोर सीड्स एंड जेनेटिक मटेरियल आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ऑप्शन दिए गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सीड बैंक। क्या आंसर रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है सीड बैंक। ठीक है, सीड बैंक कंजर्वेशन मेथड जो है इसमें स्टोर किया जाता है सीड्स को एंड जेनेटिक मटेरियल को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो हमारे पास 47 का आंसर क्या रहेगा? सीड बैंक। 48 एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 विद द एम ऑफ इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये लॉन्च किया गया था 1973 में। इसका एम था इंश्योर करना सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। फिर सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 कंप्लीटली प्रोहिबिटेड डाइवर्जन ऑफ टाइगर्स हैबिटेट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है, इन 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस द merger of Project Tiger and Project Elephant into a single program. Which of the statement given above is are correct? यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट में क्या दिया गया? प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एम था इंश्योरिंग करना सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और तीसरा स्टेटमेंट, इन 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस द मर्जर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट इनटू ए सिंगल प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत है, इसमें कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं किया गया था डाइवर्जन ऑफ टाइगर हैबिटेट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइगर सेंसस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टाइगर सेंसस इन इंडिया के बारे में बताना है। द फर्स्ट टाइगर सेंसस इन 1972 यूज द पग मार्क मेथड and estimated 1827 tigers. As of 2022 India's tiger population is estimated between 3167 से लेकर 3925 बताई गई, with a growth rate of 6.1% per year. India is home to nearly half of the world tiger population. Which of the statement given above is are correct? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइगर सेंसस की, जो कब कंडक्ट किया गया था, ये हमारे पास 1972 में कंडक्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इसमें यूज़ किया गया था पग मार्क मेथड को, जिसमें एस्टिमेट किया गया था 1827 टाइगर्स को।
ठीक है। एज ऑफ 2022 की बात करते हैं तो इंडिया टाइगर पॉपुलेशन ये जो दिया गया है यहाँ पे डेटा ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और इंडिया होस्ट नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन मेकिंग इट क्रूशियल फॉर ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर है। एक और शानदार क्वेश्चन में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। स्टेटमेंट दिए गए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 laid the foundation for tiger conservation by establishing national parks, wildlife sanctuaries and the concept of critical tiger habitats. The amendment of the act in 2006 led to the creation of National Tiger Conservation Authority. कि इस अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ है, क्रिएशन हुआ है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। 2006 अमेंडमेंट कंटिन्यूड द फोर्ट्रेस कंजर्वेशन अप्रोच एक्सक्लूडिंग लोकल कम्युनिटीज फ्रॉम टाइगर प्रोटेक्शन एफर्ट्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ऑनली, फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली, सेकंड एंड थर्ड ऑनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये जो है लेड करता है फाउंडेशन टाइगर कंजर्वेशन की बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। द अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, द अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 2006 लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। ये क्यों इनकरेक्ट है, देखें। द 2006 अमेंडमेंट प्रोमोटेड पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन इंक्लूडेड लोकल कम्युनिटीज, इट डिड नॉट मेंटेन ए प्योरली फोर्ट्रेस अप्रोच, तभी ये गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, कि इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन दिए गए जून 5, जुलाई 29, अगस्त 12, सितंबर 16। आपको सही आंसर चूज़ करना है कि हमारे पास इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 29। जुलाई 29 इसका सही आंसर है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2010 टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ये जो डे है ये प्रमोट्स करता है प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर हैबिटेट्स को एंड एंटी पोचिंग मेजर्स को। पोचिंग क्या होता है, जो इलीगल हंटिंग की जाती है, तो ये सेलिब्रेटेड किया जाता है इंटरनेशनली। ये हाईलाइट करता है टाइगर के रोल को इकोसिस्टम में, ठीक है, एंड द थ्रेट्स इट फेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर आपसे पूछा गया, एज ऑफ 2025 द ग्लोबल IUCN रेड लिस्ट क्लासिफाइड द टाइगर एज ऑफ 2025 की अगर हम बात करते हैं 2025 की, जो ग्लोबल IUCN जो है ना रेड लिस्ट, इसने टाइगर को किस चीज़ में क्लासिफाइड किया है, वुल्नरेबल कैटेगरी में रखा है, नियर थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, या फिर हमारे पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए हमारे पास इंडेंजर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। टाइगर फेस थ्रेट्स फ्रॉम हैबिटेट लॉस, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पोचिंग की वजह से, जो इलीगल इसकी हंटिंग की जाती है, एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंडेंजर्ड स्टेटस जो है ये इंडिकेट करता है, ये चीज़ बताता है कि इसको हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लाया गया था, इसका एम है इम्प्रूव करना पॉपुलेशन स्टेबिलिटी टाइगर्स की। तो यहाँ पे आंसर आएगा इंडेंजर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। मैंने अलग से भी यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना आपको कवर करवाया हुआ है, आप उसको भी देख लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन को। पेड सब्सक्रिप्शन में आपको थ्योरी पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे जो हमारे पेंडिंग टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जो मार्क्स हमने आपको बताए ये आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए प्यारे दोस्तों, ऑन द नेशनल रेड लिस्ट ऑफ बांग्लादेश द बंगाल टाइगर इज क्लासिफाइड एज, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। जब हम बात करते हैं इसके बारे में तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए इंडेंजर्ड, यहाँ पे भी इंडेंजर्ड आएगा। ठीक है, बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, जो बंगाल टाइगर है ना ये नेशनल एनिमल है बांग्लादेश का। इट फेसेस सभी थ्रेट्स फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, जो मतलब जंगलों को काटा जाता है, एंड ह्यूमन इंक्रोचमेंट।
इंडेंजर्ड स्टेटस की बात करें तो इसमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं अंडर नेशनल लॉ के अंदर ताकि इसको बचाया जा सके। तो 53 का आंसर है इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बताएं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। आपको कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। कम्युनिटी कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी. It recognizes that the well-being of ecosystem is linked with the participation of local people. Community conservation excludes scientists and external stakeholders from the conservation process. Which of the statements given above is are correct? First only, first and second, second and third, first, second and third. आपको बताना है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पे इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, कम्युनिटी कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज दैट द वेल बीइंग जो रहता है एक इकोसिस्टम का, ये लिंक्ड होना चाहिए विद द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, ये भी सही है। कम्युनिटी कंजर्वेशन एक्सक्लूड्स करती है साइंटिस्ट को एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रोसेस से, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, कम्युनिटी जो हमारे पास कंजर्वेशन है ये इन्वॉल्व करती है लोकल कम्युनिटीज़ को रिसोर्स मैनेजमेंट में और कंजर्वेशन में। लोकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है सस्टेनेबिलिटी को एंड लिंक्स करती है ह्यूमन वेलबींग को इकोसिस्टम हेल्थ के साथ। और स्टेटमेंट थर्ड क्यों इनकरेक्ट है, ये क्यों गलत है। जो हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है ना, ये इनकरेज करती है कोलैबोरेशन विद साइंटिस्ट एंड स्टेक होल्डर्स, दैट्स वाई जो स्टेटमेंट थर्ड है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्युनिटी कंजर्वेशन। अब आपको कम्युनिटी कंजर्वेशन पे बेस पूछा गया है। इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स. It focuses only on biodiversity protection without providing socio-economic benefits to communities. क्या ये फोकस करता है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पे बगैर प्रोवाइडिंग किए सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम्युनिटीज़ को। एग्जाम्पल इंक्लूड्स कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स, co-management of protected areas and community-led eco-tourism projects. Which of the statement given above is are correct? First only, first and third, second and third, first, second and third. क्या आंसर रहेगा। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, बिल्कुल सही है, इन प्लानिंग करने में एंड इम्प्लीमेंट करने में कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को। तीसरा दिया गया एग्जांपल्स इंक्लूड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स, को मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म, ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखें सेकंड स्टेटमेंट की जब बात करते हैं ना, ये इंटीग्रेट्स करता है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को विद बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के साथ, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। एक और शानदार क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। इंपैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, बताएं। इट कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज बाय रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, क्या ये कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में बाय रिलीज करके ग्रीन हाउस गैसेज को। ये डिसरप्ट करता है वाटर साइकिल्स को लीडिंग टू सॉइल इरोजन, जिससे सॉइल इरोजन देखने को मिलता है एंड फ्लडिंग। ये बेनिफिट्स देता है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को बाय प्रोवाइडिंग देम विद बेटर लिवलीहुड एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। पहला स्टेटमेंट ये कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में बाय रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, बिल्कुल। जब आप फॉरेस्ट को काटोगे तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज तो देखने को मिलेगा। इट डिसरप्ट्स वाटर साइकिल्स लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग, ये हमारे पास जो है ना ये भी सही है। ठीक है, लेकिन इट बेनिफिट्स इंडिजिनियस कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग देम विद बेटर लिवलीहुड एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये गलत है। ये क्यों गलत है? डिफोरेस्टेशन ऑफन क्रिएट शॉर्ट टर्म गेन्स, ये शॉर्ट टर्म गेन को भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे शॉर्ट टर्म गेन देखने को मिलता है। 57 में पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। पूछा क्या गया, डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स।
कि जो डिफोरेस्टेशन है ये कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज करके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को। इट कैन लेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल इरोजन एंड डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है एंड डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल देखने को मिलता है। फिर दिया गया है डिफोरेस्टेशन ओनली प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। डिफोरेस्टेशन कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में बाय इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ठीक है। इट कैन लेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, बिल्कुल सही है। सॉइल इरोजन एंड डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, थर्ड वाला गलत है। डिफोरेस्टेशन ओनली प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट, अभी आपको बताया था शॉर्ट टर्म यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं, विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है हमारे पास, हाउ मैनी बायो जियोग्राफिक जोन्स डज इंडिया हैव? 5, 6, 8, 10। कितने बायो जियोग्राफिक जोन है इंडिया के? 10 है जी। कितने? 10। इंडिया बायोडाइवर्सिटी इज कैटेगराइज्ड इनटू 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना, जिसमें हिमालय आता है, डेजर्ट्स, कोस्टल जोन्स आते हैं। तो 10 के 10 मैंने आपको ऑलरेडी अलग से पढ़ाए भी थे, आपको इनको पढ़ना है। टोटल कितने हैं? 10 है। हो सकता है आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो ये पढ़ लेना। लाइम इज जनरली एडिड डैश टू सॉइल, साल्टी, ड्राई, एल्कलेन, एसिडिक। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, यहाँ पे आएगा एसिडिक। लाइम इज जनरली एडिड टू द एसिडिक सॉइल। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, लाइम जो होता है ना, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। क्या आता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक सॉइल्स को, रेज करता है पीएच लेवल को। ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फॉर प्लांट्स एंड इन्हांसेस करता है सॉइल फर्टिलिटी को। कॉमनली यूज़ किया जाता है, याद रखना, एग्रीकल्चर में करेक्ट करने के लिए सॉइल एसिडिटी को, एंड बूस्ट करता है क्रॉप यील्ड को। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, यहाँ पे ये 60 है। डैश हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? पोटैटो, टी, मैंगो, टीक के सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी देखने को मिलती है? तो यहाँ पे मैंगो आंसर आएगा। मैंगो की मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर मैंगो। इंडिया क्या माना जाता है? सेंटर माना जाता है ओरिजिन ऑफ मैंगो के लिए, ओरिजिन ऑफ मैंगो के लिए, एंड होस्ट करता है नमरियस वैरायटीज़ को। हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर क्या करती है? रेजिलियंस अगेंस्ट पेस्ट एंड इन्वायरमेंटल चेंज को। तो यहाँ पे ही याद रखना है कि मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंगो में ही देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। देखें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में पढ़ाए हुए, आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हुआ तो जाके देख लेना, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मोस्ट आपसे पूछा गया है प्रेवलेंट हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में कौन सा है? इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, अगेंस्ट नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है विद रिच फ्लोरा एंड फोना के साथ। फ्लोरा किसे कहते हैं? जो प्लांट स्पीशीज होती हैं। फोना जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, ये होस्ट करता है बहुत सारी एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज को ड्यू टू देयर यूनिक क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी की वजह से। तो कंजर्वेशन हेयर इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग इंडियाज इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 लाने का मकसद ये है कि JKSSB ने ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। डार्विन फिंचेस इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ये किससे इवॉल्व हुए थे? कॉमन एंसेस्टर से, इनटू मल्टीपल स्पीशीज में, जिसमें एक्सप्लॉइट किया गया था डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स को। तो अडॉप्टिव रेडिएशन कब अकर होती है? जब स्पीशीज डाइवर्सिटी तेजी से क्या होती है? अडेप्ट करती है वेरियस इन्वायरमेंट को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आंसर आएगा एडेप्टिव रेडिएशन। ये जो फिनोमिना है ये इलस्ट्रेट करता है नेचुरल सिलेक्शन को एंड एवोल्यूशन को आइसोलेटेड इकोसिस्टम में, लाइक जैसे कि गैलापागोस आइलैंड की बात की जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है, डैश इज वन ऑफ द लीस्ट पोरस सॉइल्स? पीट सॉइल, लूम सॉइल, क्ले सॉइल, नन ऑफ द अबव के इनमें से कौन सी एक लीस्ट पोरस सॉइल मानी जाती है?
देखिए यहाँ पे आंसर आएगा क्लेई साइल, ऑप्शन नंबर सी। क्लेई साइल्स हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल, इसके बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिड्यूसिंग करती है पोर स्पेस को, ठीक है, एंड वाटर इनफिल्ट्रेशन को, रिटेन करती है वाटर को, न्यूट्रेंट को, बट हैज़ पोर ड्रेनेज। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया डैश इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्रूड ऑयल, यूरेनियम, हॉट स्प्रिंग, सिलिका। इनमें से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ठीक है, यहाँ पे याद रख लेना, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ऑन ए ह्यूमन टाइम स्केल। क्रूड ऑयल इज ए फॉसिल फ्यूल, ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है जो बनता है और मिलियन ऑफ ईयर गो फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। फिर पूछा गया डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स सिटू कंजर्वेशन, सैक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सीड बैंक्स, नेशनल पार्क। क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा सीड बैंक, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो सीड बैंक्स जो होते हैं ये स्टोर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को फ्यूचर रिस्टोरेशन या रिसर्च के लिए। नेशनल पार्क्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, सैक्रेड ग्रोव्स की बात करें, तो ये इन सिटू मेथड में आते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल, तो सीड बैंक। सैक्रेड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क किसकी हैं, इन सिटू की। इन सिटू और एक्स सिटू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है डैश इज नॉट जनरली सीन इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कि इनमें से कौन सा हमें नहीं देखने को मिलता किसमें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। ऑप्शन में दिया गया है इंडिमिज्म, स्पीशियस रिचनेस, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ये चीज़ आपने नोट करनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिमिज्म क्या होता है, ये टर्म पूछी जाती है। देखें इंडिमिज्म आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है आपको देखने को मिले तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंडिमिज्म का मतलब होता है मीन्स ए स्पीशियस, मीन्स ए स्पीशियस इज फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर रीजन, ठीक है, एंड nowhere else in the world, in the world। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि हमारे पास ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ एक पार्टिकुलर रीजन में पाई जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कश्मीर स्टैग, ठीक है ना, कश्मीर स्टैग, ये किस नाम से जाना जाता है, ये हंगुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये एंडेमिक टू कश्मीर ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए स्पीशियस रिचनेस क्या होता है, स्पीशियस रिचनेस, तो मेरे प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशियस, जो नंबर रहता है डिफरेंट स्पीशियस का जो प्रेजेंट होती हैं गिवन एरिया में, किसमें, एक गिवन एरिया में, नंबर जो रहता है इनका। इट डज नॉट कंसिडर पॉपुलेशन साइज ओनली वैरायटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉरेस्ट है, ए फॉरेस्ट विद 100 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, रिचर देन होगा 1 विद 50 स्पीशीज, यही बात है। तो नंबर जो होता है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया, यही हमारे पास स्पीशीज रिचनेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। तो ये दोनों टर्म में पूछी जाती हैं, इसलिए बता दी। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया डैश अकर्स व्हेन द डेथ ऑफ लास्ट इंडिविजुअल इन ए स्पीशीज अक्कर। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दिए गए अडाप्टेशन, फाइलोजेनिक डाइवर्सिटी, स्पेसिएशन, एक्सटिंक्शन। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सटिंक्शन, 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 ओके। एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक्सटिंक्शन इज द परमानेंट डिसअपीरेंस हो जाना, क्या हो जाना, परमानेंट, परमानेंट डिसअपीरेंस, डिसअपीरेंस ऑफ ए स्पीशीज, ऑफ ए स्पीशीज फ्रॉम अर्थ, ठीक है। अच्छा ये किसकी वजह से काज होगा, ये होगा हैबिटेट लॉस की वजह से, ठीक है ना। काज क्या होंगे इसके, एक तो हैबिटेट लॉस होगा, दूसरा हमारे पास क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
तीसरा हमारे पास अवर एक्सप्लॉयटेशन का हो जाना, अवर एक्सप्लॉयटेशन, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ का भी होना, इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ऐसी स्पीशीज़ जो नॉन नेटिव होती है, ठीक है ना, नॉन नेटिव होती हैं या फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह से किसी दूसरे इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में जो लाई जाती हैं, तो इससे क्या होगा, जो जहाँ की नेटिव स्पीशीज़ होंगी उन पे इनका इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर आएगा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन अकर्स व्हेन द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल इन ए स्पीशीज अकर्स। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीशीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन दिए गए एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, इकोसिस्टम, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। एंडेमिक स्पीशीज इसका सही आंसर है, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर रीजन। अभी मैंने आपको बोला था ना, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यहीं पे और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, जैसे निकोबार पिजन है, निकोबार पिजन ये निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। एंड वेस्टर्न घाट्स एंड में एम्फीबियंस जो डिफरेंट वैरायटीज़ के पाए जाते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। एंडेमिक स्पीशीज इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन। ओके जी, आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया डैश इज द फॉरेस्ट कवर टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। डैश इज द फॉरेस्ट कवर टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पूछा गया है। बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 67% फ्रॉम हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स। ये जो फॉरेस्ट कवर है ये मेंटेन किया गया एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के द्वारा, ठीक है। जो पहले डेटा मैंने आपको बताया था वो भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगा 67% फॉर हिल्स, ठीक है, फॉर हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स। तो ज़्यादा आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। बाकी जो मैंने डेटा आपको पहले बताया था वो ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है, वो वैलिड डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी किसी एक एग्ज़ाम में आ चुका है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें जो हमने लाए ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के लाए, और जो मैंने डेटा आपको पहले बताया ना, वो डेटा हमने प्रॉपर सर्च के बाद कुछ क्वेश्चन खुद से जो प्रिपेयर किए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया था। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। कई बार ना 1-2% का मार्जिन देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज रिप्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक रीजन, लैंडस्केप और इकोलॉजिकल कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पीशियस रिचनेस। इसके बारे में भी बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि ये पूछा जाता है स्पीशियस रिचनेस पे। तो स्पीशियस रिचनेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज रिप्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक रीजन, लैंडस्केप और इकोलॉजिकल कम्युनिटी। स्पीशियस रिचनेस जो होती है ना, ये मेजर करती है बायोडाइवर्सिटी को, मेजर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जाता है क्वांटिटेटिवली। हाई स्पीशियस रिचनेस क्या इंडिकेट करती है, एक हेल्थी एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम को, हेल्थी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम को। इट डज नॉट अकाउंट फॉर स्पीशियस अबंडेंस, ओनली द नंबर ऑफ स्पीशियस इसमें देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाई। 4 ऑप्शन दिए गए, इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट, रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, बर्निंग ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। क्या आंसर रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाई, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये एक मेजर क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, आप सबको पता है, मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स यूज डिक्रीज एमिशंस, इससे क्या होगा, एमिशंस डिक्रीज होगा। मिटिगेट्स करेगा क्लाइमेट चेंज को। और अदर मेजर्स भी हैं, जैसे कि वेस्ट रिडक्शन जो है ये मदद करता है, हेल्प इनडायरेक्टली, बट फॉसिल फ्यूल रिडक्शन जो है ये मोस्ट इंपैक्टफुल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ए टैक्सोनॉमिक रैंक, स्पीशीज, जेनस, क्लास, ऑर्डर। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्पीशीज, ठीक है। इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया ना ये क्वेश्चन, स्पीशीज जो होता है ये फंडामेंटल यूनिट माना जाता है टैक्सोनॉमी में।
ये क्या माना जाता है, एक फंडामेंटल यूनिट, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। मेंबर ऑफ ए स्पीशीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो मेंबर होते हैं ना किसी भी स्पीशीज के, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। हायर रैंक्स इंक्लूड जिनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, और जो हायर रैंक्स होते हैं उसमें जिनस आ जाता है, उसमें फैमिली आ जाता है, आपने बायो में पढ़ा भी होगा, ऑर्डर आ जाता है, यहीं पे क्लास एंड फाइलम आ जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, है ना, मलुस्का, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर आएगा स्पीशीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट, इनमें से कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ऑप्शन दिए गए तस्मानियन टाइगर, तस्मानियन डेविल, पैडीमेलन क्वेल, क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा तस्मानियन टाइगर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कार्निवोरस एनिमल था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ये बिलोंग करता है नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को। ये एक्सटिंक्ट हो गया था 20th सेंचुरी में, लगभग 20वीं सदी में, ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, होबाइडिया हेप्टेन्यूरॉन इज ए स्पीशीज ऑफ डैश, ट्री, प्लांट, ग्रास, फ्लावर, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर चूज किया होगा, ग्रास इसका सही आंसर है, ग्रास इज द करेक्ट आंसर। ये एक रेयर ग्रास स्पीशीज है जो पाई जाती है स्पेसिफिक इकोलॉजिकल रीजन इन इंडिया में। ये कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनिंग करने में, सॉइल स्ट्रक्चर को, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, ठीक है, इन इट्स हैबिटेट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर पूछा गया है आपसे, मधुका इंसिग्निस ए वाइल्ड वैरायटी ऑफ मोवा इज ए डैश, प्लांट, ट्री, इंसेक्ट, बर्ड, ये क्या है। ये भी हमारे पास प्लांट की एक स्पीशीज है, तो याद रख लेना, ये एक वाइल्ड प्लांट वैरायटी है। क्या है, वाइल्ड प्लांट वैरायटी। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इट हैज़ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंसेस, जो प्रोवाइड करता है एडिबल फ्लावर्स एंड सीड्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्लांट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया पूछा गया है कि एस्टिमेट किया जाता है डैश ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया के लिए, क्या आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा, अराउंड 24%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक टोटल फॉरेस्ट कवर यहाँ पे 24% देखने को मिलता है। फॉरेस्ट क्या है, ये वाइटल है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए। मेंटेनिंग किया जाएगा अगर फॉरेस्ट कवर को, तो ये एसेंशियल होगा मीट करने के लिए इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल टारगेट्स को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया, द ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया आर डैश ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया, कि जो हमारे पास टोटल ओपन फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है ना, ये कितने परसेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अराउंड 9% है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट हैव कैनोपी, जो इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, यानी कि कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 10 से 40% के बीच में देखने को मिलती है। तो ये कंपेयर किया जाता है डेंस फॉरेस्ट से। दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ग्रेजिंग एरियाज। ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं ये क्रिटिकल होते हैं सस्टेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, बट ये वुल्नरेबल भी होते हैं डिग्रेडेशन के लिए। तो आंसर यहाँ पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ठीक है, अराउंड 9%। ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया आर अराउंड 9% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट्स एंड गेंजाटिक डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ वुल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर आएगा वुल्नरेबल स्पीशीज। वुल्नरेबल स्पीशीज फेस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इनको भी हाई रिस्क ऑफ क्या रहता है, याद रखना, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। ठीक है, इफ थ्रेट्स कंटिन्यू, कंजर्वेशन मेजर्स इनके लिए जरूरी होते हैं जा सके इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन को। ये जो स्पीशीज है ये लिस्टेड की जाती है IUCN यानी रेड लिस्ट के अंडर द वुल्नरेबल कैटेगरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट्स एंड गेंजाटिक डॉल्फिन्स आर एग्जांपल ऑफ वुल्नरेबल स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक आर एग्जांपल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वुल्नरेबल स्पीशीज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर आएगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज इज द करेक्ट आंसर। एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक जो है ये एग्जांपल है एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। ये जो स्पीशीज हैं ये डिस्पीड हो चुकी है इंडिया से ड्यू टू हंटिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से। एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो ये सर्वाइव है सिर्फ कहाँ पे, ईरान में, लेकिन इंडिया से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और एक्सटिंक्शन हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। तो ये कुछ पॉइंट इसके बारे में नोट करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, इनमें से कौन सी एक एग्जांपल है एंडेमिक स्पीशीज की? पिंक हेड डक, एशियाटिक चीता, एशियाटिक बुफेलो, निकोबार पिजन। क्या आंसर रहेगा? पहले मैंने डिस्कस किया, निकोबार पिजन इसका सही आंसर है, ये एग्जांपल है एंडेमिक स्पीशीज की। ठीक है, ये नेटिव है निकोबार आइलैंड्स के लिए और ये कहीं पे भी नेचुरली नहीं पाया जाता, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया डैश वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान टेल, एशियाटिक चीता, डेजर्ट फॉक्स। यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे आंसर आएगा एशियाटिक चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। एशियाटिक चीता जो है ये पाया जाता था इंडिया में, बट हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से इसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। डिक्लेयर किया गया था एक्सटिंक्ट 1952 में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये स्टिल सर्वाइव है ईरान में, बट इंडिया में ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एशियाटिक चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया डैश आर द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, इंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज। ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हुई है। कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको खतरा रहता है एक्सटिंक्ट होने का? इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज फेस वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी आती हैं, इंडियन रहीनो, ठीक है, स्नो लेपर्ड, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एंड सर्टन टर्टल स्पीशीज। तो लीगल प्रोटेक्शन एंड हैबिटेट कंजर्वेशन जो है ये क्रिटिकल है इनके लिए कि इनका सर्वाइवल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड डंकी एंड द इंडियन रहीनो आर एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, रेयर स्पीशीज। तो प्यारे दोस्तों अभी बता दिया इंडेंजर्ड स्पीशीज इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड डंकी एंड इंडियन रहीनो आर एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। These species have declining populations due to habitat loss and poaching. पोचिंग क्या होता है? जब आप इलीगल हंटिंग करते हैं। ये लीगली प्रोटेक्टेड की गई अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, ये क्या है? वाइटल हैं पॉपुलेशन रिकवरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड डंकी एंड इंडियन रहीनो आर एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है substantial part of the tribal belts especially in the northeastern and dash have deforested degraded by shifting cultivation zoom, a type of slash and burn agriculture। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है JKSSB की द्वारा। सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, सेंट्रल इंडिया इसका सही आंसर है। सेंट्रल इंडिया। जूम कल्टीवेशन की बात करें, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। ये क्वेश्चन दोबारा से एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ये बात याद रखे। विच डिग्रेड्स फॉरेस्ट। और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें एंड सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट की बात करें। ठीक है ना, सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट की, सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो ये हाईली अफेक्टेड है ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की वजह से। और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स जो हैं ये प्रमोटेड किए जाते हैं रिड्यूस करने के लिए फॉरेस्ट लॉस को एंड सॉइल इरोजन को। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखना ए, सेंट्रल इंडिया। यह चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय JKSSB, बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ऑनगोइंग डैश, कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग, कॉपर माइनिंग, डोलोमाइट माइनिंग। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डोलोमाइट माइनिंग। ठीक है, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, ये थ्रेटन्ड है किसकी वजह से? डोलोमाइट माइनिंग की वजह से। माइनिंग एक्टिविटीज जो होती हैं डिस्ट्रॉय करती हैं टाइगर की हैबिटेट्स को एंड डिसरप्ट करती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को। बक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें, ये होम है टाइगर का एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज का। कंजर्वेशन पॉलिसीज एम टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल इंक्रोचमेंट इन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इसके लिए कंजर्वेशन पॉलिसीज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बचाया जा सके, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज जो भी हमारे किसके रिलेटेड रहते हैं? वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स या प्लांट्स के रिलेटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन डैश, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्या आंसर रहेगा? यहाँ पे आंसर आएगा साउथ इंडिया। टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया। ठीक है,
प्लांटिंग टीक इन मोनोकल्चर रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, इससे रिड्यूस किया जा रहा है बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि नेटिव स्पीशीज़ को यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है और ये अफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साउथ इंडिया जो है ये पार्टिकुलरली अफेक्टेड हुआ है ड्यू टू एक्सटेंसिव टीक प्लांटेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है द हिमालयन यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टाइगस वेल्चियाना इज ए मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ डैश एंड डैश। क्या आंसर आएगा? हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड असम, उत्तराखंड एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया था। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अगर यहाँ पे J&K एंड हिमाचल होता तो फिर आंसर हमारे पास ये वाला रहता, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हिमालयन यू ग्रो करता है हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है। इट्स बार्क, जो इसके बार्क है, नीडल्स एंड जो इसकी टहनियाँ हैं, ये कंटेन करती हैं टैक्सोल को, जो यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इस भी आप याद रख सकते हैं इसके बारे में फैक्ट। और कंजर्वेशन इज क्रिटिकल एज अवर हार्वेस्टिंग थ्रेटन्स इट्स नेचुरल पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। में पूछा गया है केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ हिमालयन यू इज यूज्ड टू ट्रीट डैश and it is the biggest selling drug in the world for the treatment of this disease, tuberculosis, malaria, diabetes, cancer। अभी आपको बता दिया कैंसर इसका सही आंसर है। केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ नीडल्स, ट्विग्स एंड रूटेड ऑफ हिमालयन यू इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर एंड इट इज द बिगेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन डैश विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, 4 ऑप्शन दिए गए, तो 1972 इसका सही आंसर है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इंप्लीमेंट किया गया था 1972 में विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। तो आप क्या याद रखेंगे, ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क। क्या? लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स। इट लेड टू क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क, इसकी वजह से क्रिएट किए जाते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अमेंडमेंट किया गया था इन 2006 जो स्ट्रेंथन करता है, इन्फोर्समेंट करता है एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन में। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर ग्रेवली थ्रेटेंड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग देम। ऑप्शन कश्मीर स्टैग, एशियाटिक लायन, वन और रिहिनोसेरॉस, ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर 90 का आपको आंसर बताना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें, क्या रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। कश्मीर स्टैग, एशियाटिक लायन, वन और रिहिनोसेरॉस। तो ये जो एनिमल्स है ना, ये हमारे पास ग्रेवली थ्रेटेंड है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको बचाने के लिए। जैसे कश्मीर स्टैग हो गया, एशियाटिक लायन, वन और रिहिनोसेरॉस, ये क्रिटिकली थ्रेटेंड है ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस की वजह से। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके लिए प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट रिहिनो, प्रोजेक्ट हंगुल, ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये इन्वॉल्व करते हैं हैबिटेट प्रोटेक्शन को, एंटी पोचिंग मेजर को और पॉपुलेशन मॉनिटरिंग को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन डैश, तमिलनाडु, केरला, असम, उड़ीसा। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, असम इज द करेक्ट आंसर, आस्क्ड बाय JKSSB। आपने क्या याद रखना है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे? असम में है, पार्ट है ब्रह्मपुत्र वैली का। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। होम है टाइगर का, एलिफेंट का, ठीक है, और बहुत सारी स्पीशीज़ का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इट हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय फ्लड्स एंड पोचिंग रिक्वायरिंग एक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स। अगर हम बात करते हैं इनकी नीड है मानस टाइगर रिजर्व को, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये असम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ राजस्थान में है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, परियार टाइगर रिजर्व, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। ये फेमस है बंगाल टाइगर प्लस लेपर्ड कंजर्वेशन के लिए।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया डैश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। सिंपल है, एमपी इज द करेक्ट आंसर। एमपी की बात करें, हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, जो कंस्टिट्यूट करता है 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। पूछा गया है कि एक वैलिड रीजन नहीं है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ये एक वैलिड रीजन नहीं है, बाकी वैलिड रीजन है। ठीक है ना। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं हैबिटेट को। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं डिग्रेडेशन में, बट आर लेस सिग्निफिकेंट काजेज ऑफ स्पीशीज डिप्लीशन। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन डैश। गंगा प्लेन, साउथ इंडिया, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नन ऑफ द अबव। कि जो टीक मोनोकल्चर है इसने डैमेज किया है नेचुरल फॉरेस्ट को कहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है साउथ इंडिया। ठीक है। एक्सटेंसिव टीक प्लांटेशन की बात करें, इसने रिप्लेस किया है मिक्स्ड स्पीशीज फॉरेस्ट को, रिड्यूस किया है बायोडाइवर्सिटी को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट प्रिजर्व्ड इन द प्रिस्टाइन फॉर्म आर कॉल्ड डैश। सैक्रेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ट्रीज, सैक्रेड प्लांट्स। क्या आंसर रहेगा? कि सेवरल जो वर्जिन फॉरेस्ट है ये प्रिजर्व किए गए हैं प्रिस्टाइन फॉर्म में, और ये किस नाम से जाने जाते हैं? सैक्रेड ग्रोव इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सैक्रेड ग्रोव्स जो हैं ये पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं रिलीजियस या कल्चरल रीजन के लिए। दे मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और ये सर्व करते हैं एज ए रिफ्यूजा फॉर एंडेमिक स्पीशीज। दे आर कम्युनिटी मैनेज्ड एंड आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल इन सिटू कंजर्वेशन। तो सैक्रेड ग्रोव जो है ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया विच वन इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम, फॉरेस्ट, एनिमल, सन, ह्यूमंस। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ये कंसिडर किए जाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं फूड को वेया फोटोसिंथेसिस के द्वारा और फॉर्मिंग करते हैं बेस ऑफ द फूड चेन। फॉरेस्ट जो होते हैं ये कंटेनिंग करते हैं प्लांट्स को, ट्रीज को, और प्रोवाइड करते हैं एनर्जी हर्बीवोर्स को एंड हाई ट्रॉपिक लेवल को। एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बात करें तो ये कंज्यूमर है हम, और जो सन है, सन क्या है? सन इज एन एनर्जी सोर्स नॉट ए प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉरेस्ट। समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कि इनमें से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बेटी बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है जो डायरेक्टली किसके साथ हो? इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, बेटी बचाओ आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, लेकिन डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिमार्केटिंग ए सेंचुरीज ए गवर्नमेंट लेड एक्शन है, नॉट रिक्वायरिंग लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रेटेजीज लाइक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट, इसमें इन्वॉल्व किया जाता है एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करें कम्युनिटी की। और कम्युनिटी इन्वॉल्व इंश्योर्स क्या करता है? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या इंश्योर करती है? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इंश्योर सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन सक्सेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पूछा गया था नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का एम क्या था? ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड थी। ये 1973 में कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। प्रिवेंट करने के लिए ट्री फिलिंग को। विलेजर्स ने यहाँ पे हग किया था ट्री को, जिसका मीनिंग है चिपको। प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, याद रखना। और ये हाईलाइटेड करता है कम्युनिटी लेड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज? निकोबार पिजन, एशियाटिक बुफेलो, हॉर्नबिल, ब्लैक बक। सिंपल है, निकोबार पिजन इसका सही आंसर है। ऑलरेडी हमने देख लिया। एंडेमिक स्पीशीज जो होती है ये पाई जाती है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में, और निकोबार पिजन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है निकोबार आइलैंड में ही, तो इसे एंडेमिक बनाता है। ऐसी स्पीशीज जो होती हैं ये हाईली वुल्नरेबल होती हैं
एंड नीड टारगेटेड कंजर्वेशन मेजर्स, और इनको किसकी ज़रूरत होती है? टारगेटेड कंजर्वेशन मेजर की। आज के इस वीडियो सेशन में हमने 100 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। हमारे लिए एक कमेंट तो आप कर सकते हैं कि आपको हमारे सेशन कैसे लगते हैं। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।